जय हिंद दोस्तों, मैं अमित शर्मा जूरिस्कंसिलियम में आपका स्वागत करता हूं। आज से भी ग्रेड ए में हमारा टॉपिक है पार्ट 4A और पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये चैप्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में नहीं था। इसे बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। अब इसको जोड़ने के पीछे हमारे लेजिस्लेचर, हमारी विधायिका की मंशा क्या रही होगी? देखिए, अगर हम हमारे अधिकारों की बात करते हैं तो उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने कर्तव्यों को लेकर कितना सजग होना है। अगर हम हमारे कर्तव्यों से विमुख नहीं होंगे तो हम किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार या जो भी उसके अधिकार मौजूद हैं, हम उन पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। विधायिका की भी यही मंशा रही होगी और इसीलिए उसने 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इस भाग को संविधान में जोड़ा। तो देखिए, इसे 51A आर्टिकल में जोड़ा गया। यह आर्टिकल कहता है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। फिर इसका अगला जो बिंदु है वो कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। फिर कहता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व के लिए भावना के लिए निर्माण करें और जो धर्म, भाषा, प्रत्येक वर्ग या वर्ग पर आधारित है उसमें भेदभाव से परे रहे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और इस तरह के कई सारे जो हमारे कर्तव्य थे जिनसे हमको लेकर हमारे संविधान में विवाद उत्पन्न हो रहे थे, हम दूसरे के मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करते जा रहे थे, उन्हें संजोने के लिए, उन्हें बचाए रखने के लिए हमारी सरकार ने संविधान में इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा, जिससे हम किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हनन ना करें। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम हमारे बच्चों को लेकर कुछ नियम, कायदे, कानून बनाते हैं तो हम देखते हैं, हम उस समय हमारे सामने समस्या आ रही थी, हम अपने बच्चों के लिए बहुत सी शिक्षा योजनाएं चला रहे थे पर वो प्रभावी नहीं हो पा रही थी। तो हमने हमारे मौलिक कर्तव्यों में जो क्लॉज है उसको जोड़ा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, और उसमें हम कहते हैं कि हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले जो भी माता पिता या संरक्षक हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराएं। अब हमारा अगला पार्ट है पार्ट 5 द यूनियन। पार्ट 5 में हम पहला चैप्टर देखेंगे द एग्जीक्यूटिव, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अब इसका जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका क्लॉज 2 है वो कहता है संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेशन राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। यानी ये सेक्शन का जो क्लॉज 2 है, 53 सेक्शन आर्टिकल का क्लॉज 2, ये बताता है कि जो राष्ट्रपति है वो हमारी फोर्सेस का, हमारे आर्म्ड फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सुप्रीम कमांडर होगा। हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 54, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन बताता है। ये आर्टिकल बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक इलेक्टोरल कॉलेज भाग लेगा और वो इलेक्टोरल कॉलेज जिन लोगों से बनेगा वो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स। अब देखिए, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 55, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताता है, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर क्या होगा। तो ये आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता होगी। अब इसे हम सीधे शब्दों में देखें तो ये एक टेक्निकलिटी की बात करता है और ये बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होगा। आगे इस अनुच्छेद में बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो सदस्य होंगे वो वरीयता के आधार पर
अपने अपने कैंडिडेट्स को वोट देंगे, अपने अपने राष्ट्रपति के जो उनके उम्मीदवार हैं उन्हें वोट देंगे अपनी अपनी वरीयता क्रम के आधार पर। जब हम इस आर्टिकल का क्लॉज 3 देखते हैं तो हमें वहां पता चलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसा निर्वाचन मतदान गुप्त होगा। यानी कि जो सिस्टम अपनाया जाएगा वो सिस्टम होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये सभी वोट एक सीक्रेट बैलेट में डाले जाएंगे, यानी टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पदावधि। तो यह आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पर इसमें कुछ अपवाद हैं। कहता है आगे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 यानी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकेगा। फिर कहता है द प्रेसिडेंट शैल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। अगर राष्ट्रपति का पदावधि का समय समाप्त हो भी जाता है तो भी वो अपना पद तब तक धारण करेगा जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, यानी अगला राष्ट्रपति बनकर ना आ जाए तब तक वो अपने कार्यकाल पर कार्य करता रहेगा। फिर इसका जो खंड 2 है वो कहता है कि खंड 1 के परंतु के खंड का के अधीन राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना इसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। यानी अगर राष्ट्रपति लिखित में उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है, उससे अपना इस्तीफा सौंपता है, तो इसकी सूचना स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा में देना होगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 58 जो राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अर्हताओं के बारे में बताता है, उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताता है। तो ये आगे कहता है कोई भी ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर चुनने का हकदार नहीं होगा, यानी एलिजिबल नहीं होगा अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, उस व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखता है। फिर इसका क्लॉज 2 कहता है A person shall not be eligible for election as president if he hold any office of profit under the or the government of any state or under any local or other authority subject to the control of any of the state government। यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की योग्यता राष्ट्रपति के निर्वाचन में योग्य नहीं माना जाएगा यदि वो लाभ का पद धारण करता है, यानी राज्य सरकार या किसी भी सरकार के अधीन किसी भी अधीनस्थ या अन्य निकायों में जो कि सरकार के नियंत्रण में है, उनमें लाभ के पद पर है, तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता नहीं रखता है। अब अगला आर्टिकल कहता है आर्टिकल 59 जो कहता है राष्ट्रपति के पद की शर्तें, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। इसमें कहता है कि the president shall not be a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any state, and if a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any state be elected president, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as president। यानी अगर राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है वो व्यक्ति किसी सदन या किसी राज्य की विधानमंडल के सदन का सदस्य है और वो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि जिस दिनांक को जिस तारीख को उसने राष्ट्रपति पद पर शपथ ली है उस दिन से वह अपने पद को रिक्त कर चुका है। अगला जो इसका खंड है जो इसका क्लॉज है 59 का क्लॉज 2 वो कहता है द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसका जो सब क्लॉज 3 है वो कहता है राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों भत्तों या विशेष अधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार के उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियां भत्तों और विशेष अधिकार को
जो दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं उनका हकदार होगा। अब आता है हमारा अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60 जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है, ओथ और अफर्मेशन के बारे में बताता है। उस आर्टिकल में लिखा है कि प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है वह उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समकक्ष किसी भी अधिकारी के द्वारा शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, और राष्ट्रपति अपनी शपथ में ईश्वर की शपथ लेगा। अब हमारा अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसेस। ये आगे बताता है कि जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई भी सदन ऐसा आरोप लगाएगा। अब हम जब इसके आगे 61 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए को देखते हैं तो हमें आगे पता चलता है कि ऐसा कोई भी आरोप लगाने से पहले लिखित में 14 दिन का सूचना देना अनिवार्य है और ऐसी सूचना में कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हो। और जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है जब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होगा तब अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। यानी कोई भी सदन जो महाभियोग का आरोप राष्ट्रपति पर लगाएगा किसी भी सदन में लाया जाएगा उसमें राष्ट्रपति को अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। फिर इसमें आगे हमें मालूम चलता है कि अगर ऐसा अन्वेषण जिसका परिणाम राष्ट्रपति के विरुद्ध निकला यानी कि आरोप सिद्ध हो जाता है तो आरोपों का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना जरूरी होगा राष्ट्रपति को हटाने, और जिस दिन यह प्रस्ताव पारित होगा उसकी तारीख से यानी उसी दिन तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को हटना होगा। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 जो कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद हमारा आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी वो राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो मेंबर होगा। अब हमारा अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 63 जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगी और ऐसा निर्वाचन में दिए गए मतदान गुप्त होंगे। आगे जब हम इसकी योग्यताओं के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होने की पात्रता तब होगी जब वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता होगा। हम जब अगला अनुच्छेद देखते हैं आर्टिकल 67 वहां हम उपराष्ट्रपति के ऑफिस के टर्म्स के बारे में देखते हैं। हमें वहां पता चलता है कि द वाइस प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, यानी उपराष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। हमारा अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 69 जो उपराष्ट्रपति द्वारा शब्द या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। यह आगे कहता है कि प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा या इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और अपनी शपथ ईश्वर के लिए लेगा। हम जब आर्टिकल 72 देखते हैं तो वहां हमें पता चलता है राष्ट्रपति की पावर ऑफ पार्डन के बारे में। हम वहां देखते हैं द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रेप्राइव, रेस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, यानी राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंडादेश को क्षमा करने की, उसके दंडादेश को प्रतिलंबन करने की, विराम करने की या परिहार करने की शक्ति होगी, या राष्ट्रपति चाहे तो उसके दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण
कर सकता है। अब हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 73, आर्टिकल 73, जो कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताता है। ये आगे कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है और किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार या उसके किसी अधिकारियों या प्राधिकार या जहां तक अधिकार का प्रयोग है, कार्यपालिका को कानून बनाने का अधिकार होगा। अब हमारा अगला अनुच्छेद है वो कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। इसमें आगे बताता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हमें आगे यहाँ पता चलता है कि अगर ऐसे किसी प्रश्न पर न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी जहां मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी है। हम जब इसका परंतुक देखते हैं तो हमें वहां पता चलता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्य पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यानी अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी है और वह उस सलाह को साधारण तौर पर नहीं मानता है और मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करने के लिए कहता है तो राष्ट्रपति ऐसी सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। 26, जो कि हमें भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है। इसमें हमें आगे मालूम चलता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए हर किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा और महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे और विधि स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर बताए। महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। आगे बताता है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करेगा, राष्ट्रपति के प्लेजर पर काम करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे है। संसद के साधारण अपवादों के बारे में हमें अनुच्छेद 79 से मालूम चलता है। आर्टिकल 79 कहता है संसद का गठन। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 80, जो राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है, जो आगे बताता है कि राज्यसभा में जो लोग नामांकित किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होंगे। हमें आगे पता चलता है इसमें कि 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 3, यानी खंड 3 के द्वारा उपबंधित 12 सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाएंगे। हमें आगे पता चलता है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 प्रतिनिधियों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। हमारा खंड 3 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड का के अधीन जो व्यक्ति नामांकित किए जाएंगे वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित। हमें आगे मालूम चलता है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसे रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे, यानी जो नियम संसद द्वारा बनाए जाएंगे राज्यसभा के सदस्य उसी रीति से चुने जाएंगे। अब अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। आर्टिकल 81 में हमें मालूम चलता है, आर्टिकल 81 कहता है कि अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्यों द्वारा बनेगी। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति जो संसद बनाए चुने हुए 20 से अनधिक सदस्यों द्वारा मिलकर बनेगी। खंड 2 कहता है कि खंड 1 के उपखंड का के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा जो स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। फिर आगे कहता है कि प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा जहां प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थान की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य
एक ही हो। अब हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 84, जो संसद के सदस्य की एलिजिबिलिटी के बारे में बताता है, संसद के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बताता है। इसमें आगे कहता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है, तो ऐसा व्यक्ति निर्वाचन की या सदस्य बनने की योग्यता रखता है। वहीं आगे लिखा है कि अगर राज्यसभा के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु है और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु रखता है तो सदस्यता के लिए अर्हता है। फिर आगे कहता है कि अगर उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित हैं, तो वह सदस्य बनने की योग्यता रखता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 85, जो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बताता है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशंस के बारे में बताता है। आगे कहता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन के ऐसे समय का स्थान बताएगा जो वह ठीक समझे, ऐसे अधिवेशन के लिए बुलाएगा जब वह ठीक समझे, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आने वाले सत्र की प्रथम बैठक की नियत तारीख के बीच 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। आगे हमें बताता है कि राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 87, जो बताता है राष्ट्रपति का विशेष अधिवेशन, स्पेशल एड्रेस बाय दी प्रेसिडेंट। इसमें हमें मालूम चलता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के अभिभाषण करेगा और संसद द्वारा आह्वान के कारण को बताएगा। आर्टिकल 108, जो बताता है कुछ दशाओं में दोनों सदन की संयुक्त बैठक। इसके बाद हम अपना अगला आर्टिकल देखते हैं, जो आर्टिकल है 109, बताता है कि स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। इसमें हमें आगे मालूम चलता है कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। हम जब इसके अगले क्लॉज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए सिर्फ 14 दिन की अवधि मिलेगी। अगर इस अवधि के भीतर वह पारित कर देता है तो मान लिया जाएगा कि धन विधेयक पारित हो चुका है, और अगर ऐसा धन विधेयक लोकसभा को वापस लौटा दिया जाता है तो उसकी सिफारिशों पर गौर करने के पश्चात अगर लोकसभा समझती है कि इसमें संशोधन करना आवश्यक है, अन्यथा ये यथावत उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। यदि लोकसभा द्वारा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाता है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाएगा, और यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो यह समझा जाता है कि राज्यसभा द्वारा उस बिल को उसी तरह पारित किया गया है जिस तरह लोकसभा ने उसे पारित किया था। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 110, जो धन विधेयक की परिभाषा बताता है। इस अनुच्छेद को देखने पर तो लगता है कि धन विधेयक की परिभाषा इस अनुच्छेद में नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें बताए सभी मुद्दे सांकेतिक हैं। हम उन्हें देखते हैं। किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, यानी इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन ऑफ एनी रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन करने या भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन, भारत सरकार की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा या ऐसी किसी निधि में धन जमा करने या उसमें से धन निकालना, भारत की संचित निधि में धन का विनियोग, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसी व्यय की रकम को बढ़ाना, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य की लेखाओं की संपरीक्षा करना, इन समस्त मुद्दों को अगर एक बिल में देखा जाएगा तो उसे धन विधेयक समझा जाएगा। हमारा जो अगला अनुच्छेद है वो वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया के बारे में बताता है। आर्टिकल 112 कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेट। हम यहाँ देख पाते हैं कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकृतिक प्राप्तियों और व्यय का विवरण पाता है, जिस पर ऐसे भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा। हम आगे देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए सारे व्ययों का प्राकलन, सारे
खर्चों का अनुमान संविधान की भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में अपेक्षित किया जाता है। हमें आगे यहाँ मालूम चलता है कि कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय माने जाते हैं, कौन से एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों तथा उनके पद से संबंधित जो भी अन्य खर्चे हैं वे सारे खर्चे, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपसभापति के वेतन और भत्ते, ऐसे सारे ऋण जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि और मोचन भार तथा उधार लेने या ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय यानी डेब्ट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल इंक्लूड इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्ज एंड रिडम्पशन चार्ज एंड अदर एक्सपेंडिचर्स रिलेटिंग टू द राइजिंग ऑफ लोन्स एंड द सर्विस एंड रिडम्पशन ऑफ डेब्ट। आगे देखते हैं तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को और उनके संबंध के संदाय वेतन, भत्ते और पेंशन, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को और उनके संबंध के संदेय पेंशन, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या अन्य उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करते हैं या भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत, इनके अंतर्गत किसी ऐसे क्षेत्रों के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी अधिकारिता का प्रयोग रखते थे तो उनके खर्चे, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को या इस संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की सैलरीज, अलाउंसेस और पेंशन, किसी न्यायालय या मध्यस्थतम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचायत की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां, एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेरियल ट्रिब्यूनल और अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है यानी एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी सो चार्ज। हम अगला अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में देखते हैं। वहाँ हमें मालूम चलता है कि लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन दिए गए अनुदान भारत की संचित निधि में से लोकसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की भारत की संचित निधि पर भारित किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम में किसी भी दशा। आगे हमारा अध्याय 3 आता है जो हमें राष्ट्रपति विधायी शक्तियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग दी रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ हमें पता चलता है कि उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं और यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना अति आवश्यक है, वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत होती हैं। अब 123 द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश इस अनुच्छेद द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल, वही प्रभाव होगा जो संसद के किसी अधिनियम का होता है, पर ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और 6 माह की समाप्ति पर यदि अवधि समाप्त हो जाती है तो पहले दोनों सदन के अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं और इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा या राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। हमारा अगला अध्याय जो संघ की न्यायपालिका के बारे में बताता है, अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। ये बताता है कि भारत का एक उच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित ना करे तब तक 30 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 124 का में वर्णित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। अब इस अनुच्छेद में कुछ अपवाद हैं। वो कहते हैं कि कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकार द्वारा या ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक क्वालिफिकेशन तब तक अर्हत रखेगा जब तक कि वह भारत का नागरिक है
और किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्चतम न्यायालय का या ऐसे 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। हमारा अगला अनुच्छेद है 125, जो न्यायाधीश के वेतन आदि के बारे में बताता है। आगे इसमें लिखा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के ऐसे वेतन का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक वह ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में वर्णित है। आगे लिखता है कि प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेष अधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थित छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई हैं विधि द्वारा या उनके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएंगे, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाएंगे वह ऐसे विशेष अधिकारों, भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में दिए हैं उनका हकदार होगा। आगे इसमें परंतुक है। परंतु में कहते हैं कि किसी न्यायाधीश के विशेष अधिकारों और अनुपस्थित छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लाभ अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बताता है। वो आगे बताता है, जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होगा, जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित होगा या अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होगा, तब न्यायालय के अधीन अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।